शाम का वक्त था। सारिका अपनी ऑफिस की डे शिफ्ट पूरी करके ऑफिस से निकली ही थी तो उसने देखा कि बस स्टैंड के पास लोगों की भीड़ जमा है। वो भीड़ में जाकर खड़ी हुई, लेकिन उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आया। एक्सक्यूज मी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? लोगों की इतनी भीड़ क्यों जमा है? हाँ मैडम, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसकी जान बच पाएगी। सारिका ने अपनी मास्टर्स करने से पहले नर्सिंग का कोर्स किया था, लेकिन अस्पताल की नौकरी उसे रास नहीं आई, इसलिए उसने अपनी फील्ड बदल ली। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वो तुरंत वहां पहुंच गई। रोड पर उस आदमी का खून चारों तरफ फैला हुआ था। सबसे पहले उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन ट्रैफिक इतना भारी था कि एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। उस आदमी के सीने में बाइक का हैंडल घुस गया था। सारिका ने तुरंत पास रखा कपड़ा उठाकर घाव पर दबाव डालते हुए खून रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद जब तक एम्बुलेंस पहुंची, वो आदमी दम तोड़ चुका था। एम्बुलेंस के देर से आने के कारण उसकी जान ना बच पाने का दुख सारिका के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बेहद निराश होकर घर लौटी। मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि काश एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो उस आदमी की जिंदगी शायद बच जाती। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऑफिस में किसी से कहासुनी हो गई क्या? नहीं माँ, किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई। ऑफिस के पास ही एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बहुत देर तक उसका खून रोक कर भी रखा, लेकिन एम्बुलेंस इतनी देर से आई कि वो बच ही नहीं पाया। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा। शायद भगवान की यही मर्जी थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर, और तू ज्यादा परेशान मत हो। हर बात को दिल पर लगा लेती है, ये अच्छी बात नहीं होती। सारिका बहुत ही भावुक स्वभाव की लड़की थी। किसी का भी दुख देखकर वो उसे अपने दिल में उतार लेती थी, लेकिन इस बार हादसा उसके सामने हुआ था। उस आदमी का अंतिम सांस लेना, उसके हाथों में खून रुकवाने की बेबस कोशिश, ये सब उसके दिमाग में गहरा असर छोड़ गया। ऐसी घटना किसी के सामने हो जाए तो वो पल बार बार याद आता है, दिमाग पीछा नहीं छोड़ता। सारिका के साथ भी यही हुआ। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता ही रहा, और इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाई। करीब 3 बजे जाकर कहीं उसकी आंख लगी। संडे का दिन था, इसलिए किसी ने उसे जगाया भी नहीं। जब वो सोकर उठी, उसका सिर भयंकर दर्द कर रहा था। शरीर इतना भारी लग रहा था कि जैसे वो उसका बोझ उठा ही नहीं पा रही। दोपहर के करीब 12 बज चुके थे। जब वो कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी मां चिंता करते हुए उसके कमरे में आ गई। सारिका अपने सिर पर कपड़ा बांधकर चुपचाप बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में सारी रात की थकान साफ झलक रही थी। अरे क्या हुआ तुझे? सर में दर्द हो रहा है क्या? दवाई ला कर दूं? हाँ माँ, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। शरीर भी बहुत भारी लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। लगता है तुझे नजर लग गई है। कितनी बार कहा है बाल खोलकर बाहर मत जाया कर। ऊपर से तेरा वो परफ्यूम। कर वो हादसा हुआ था, पता नहीं उसी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। रुक, मैं अभी घर में लोबान का धुआं कर देती हूँ और तेरी नजर भी उतार देती हूँ। सारिका की मां ने मिर्ची से उसकी नजर उतारी। जब मिर्ची को आग में डाला गया तो धुआं बिल्कुल नहीं हुआ। यह देख सभी को लगा कि शायद सच में उसे नजर ही लगी थी। घर की शुद्धि के लिए सरला ने लोबान का धुआं भी कर दिया। शाम तक सारिका की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। रात को उसने घर वालों के साथ मूवी भी एक देखी और अगली सुबह ठीक ठाक ऑफिस निकल गई। लेकिन रात को जब वो घर लौटी तो फिर वही हालत। सर में तेज दर्द, शरीर में भारीपन, और इस बार इतना ज्यादा कि वो घर आते ही खड़ी भी नहीं रह पाई। ना उसने खाना खाया, ना किसी से बात की, और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसे क्या हो गया? ये सीधे अंदर क्यों चली गई?
न किसी से बात की, न कुछ खाया। पता नहीं, ऐसा तो ये कभी नहीं करती। तू जाकर देख क्या हुआ है। गौतम ने सारिका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे क्या हुआ तुझे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? माँ बाहर खाने के लिए बुला रही है, जल्दी आजा। मेरा खाने का मन नहीं है, आप लोग खा लीजिए। बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। जब सारिका ने कहा कि वो बहुत थकी हुई है तो गौतम कुछ नहीं बोला और वापस चला गया। लेकिन अगली सुबह जब सरला उसके कमरे में पहुंची, सारिका को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो सारिका कल तक बिल्कुल ठीक लग रही थी, आज उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे और वो दीवार की ओर टकटकी लगाकर अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। तू पागल हो गई है क्या? भला कोई ऐसा मजाक करता है? आज के बाद मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में सरला वहां से चली गई। उसी वक्त सारिका के फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर रोहन का नंबर चमक रहा था। उसने झट से कॉल रिसीव की। तो आखिर कॉल आ ही गई तुम्हारी। सुनो रोहन, अगर इस बार भी तुमने घर पर मेरे लिए बात नहीं की ना, तो मैं मम्मी को कह दूंगी कि जहां उन्हें ठीक लगे वहीं मेरी शादी कर दे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारा। अरे बाबा, थोड़ा टाइम तो दो मुझे। अब और टाइम नहीं दूंगी रोहन। 3 साल से तुम यही बोल रहे हो, थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम। अब मैं घर वालों को और नहीं रोक सकती। या तो तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन सारिका ने रोहन की बात बीच में ही काट दी और गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसे गुस्सा तो था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो गुस्से से कहीं ज्यादा डरावना था। अचानक उसके सिर में तेज भारीपन उतर आया। कमरे की लाइट्स बिना किसी कारण चमकने लगी। माहौल में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। सारिका घबराकर अपने बेड के पास लगे शीशे की तरफ देखती है और अगले ही पल बल्कि एक लंबी भयानक काली आकृति दिखाई देती है। वो परछाई ऐसे खड़ी थी जैसे कई देर से उसे घूर रही हो। डर इतना गहरा था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। चीख अटक गई, सांस रुक गई और अगले ही पल वो अपने ही बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह उसके फोन की रिंग बजती है तो अचानक से वो हड़बड़ाकर उठती है। फोन पर रोहन की कॉल आ रही थी। वो हाफते हुए उसकी कॉल उठाती है। हेलो सारिका, कल रात तुम्हारी बात के बारे में सोचा मैंने। तुम्हारा कहना भी ठीक है। मैंने फ्लाइट की बुकिंग कर ली है। कल मैं तुम्हारे घर शादी की बात करने आ जाऊंगा। ठीक है रोहन, मैं मम्मी को बता दूंगी। क्या हुआ सारिका, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वो तुम्हारी कॉल से मेरी आँख खुली और एक बुरा सपना देखा तो थोड़ी घबरा गई थी। तुम ध्यान से आना। सारिका ने कॉल कट की और अपनी मम्मी को रोहन के आने के बारे में बता दिया। अगले दिन रोहन अपनी फैमिली के साथ सारिका के घर आने वाला था, इसलिए सुबह से ही घर में सारी तैयारी शुरू हो गई थी। सारिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई बहुत धीमी सी आवाज में उसे कुछ कह रहा हो। उसने थोड़ा जोर डाला तो उसे वो शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दिए। सारिका, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। उस भयानक फुसफुसाहट को सुनकर सारिका जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही उसकी माँ घबराकर उसके कमरे में भागी। सारिका, क्या हुआ तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ, पता नहीं, मुझे कुछ दिन से बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे आसपास ही होता है। अभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। क्या? ऐसी आवाज? मैंने तेरे पापा को बोला था कि पंडित जी से झाड़ा पोछा करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे तो लगता है कोई हवा तेरे पीछे लग गई है, तभी तो तेरी तबीयत भी ऐसे अचानक खराब रहने लगी है। सरला की ये बात पूरी ही नहीं हुई थी कि धड़ाम सारिका के कमरे का पंखा जोरदार आवाज के साथ
नीचे गिर पड़ा। दोनों की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। सारिका का भाई और उसके पापा घबराए हुए अंदर दौड़े, लेकिन तभी डोर बेल बजी। हड़बड़ाहट में सबने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और बाहर आकर रोहन के परिवार का वेलकम किया। सारिका भी वहीं बैठी थी, लेकिन वो रोहन को जिस तरह घूर रही थी उसमें कुछ अजीब, कुछ असहज, कुछ अनचाहा था। तुम बहुत कमजोर लग रही हो सारिका। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिन से थोड़ी बीमार है। डॉक्टर की दवाई चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। सारिका बेटा, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। जी माँ। सारिका उठी, चाय बनाई और सबको सर्व कर दी। लेकिन जब वो रोहन के पास पहुंची, उसने जानबूझकर गर्म चाय से भरा कप रोहन पर उंडेल दिया। आई एम सो सॉरी रोहन, पता नहीं कप मेरे हाथ से कैसे छूट गया। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सारिका, तुम रोहन को अंदर ले जाओ। बेटा, अंदर जाकर शर्ट साफ कर लो। सारिका रोहन को अपने कमरे में ले गई। रोहन बाथरूम में शर्ट पर पड़ गए दाग साफ कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर चेहरा आगे किया तो उसे लगा कि एक काली छाया उसके सामने से झट से गुजर गई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से बाहर आया। सारिका आईने के सामने बैठी थी, एकटक खुद को देखते हुए, हीरे की तरह ठंडे चेहरे के साथ अपनी उंगलियों से बाल संवार रही थी, जैसे किसी और दुनिया में हो। अरे, तुम खुद को इस तरह एकटक शीशे में क्यों देख रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, पर आज जिस सारिका से मैं मिल रहा हूं वो मेरी सारिका लग ही नहीं रही। ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी सारिका नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मिस्टर रोहन, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मुझे अपना बनाना है तो पहले शादी करनी पड़ेगी ना। ओ, तो ये बात है। फिर तो झट मंगनी पट शादी करूंगा मैं तुमसे। वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। रोहन प्यार से सारिका के बाल सहलाने लगा, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां सारिका को छूती, सारिका के चेहरे पर एक बेचैनी, एक अजीब सा गुस्सा उभर रहा था। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से अकड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। अस्वाभाविक ढंग से रोहन की सांसें रुक गईं। ये क्या हो रहा है तुम्हें? सारिका, तुम ठीक हो ना? ये क्या कर रही हो? टेढ़ी गर्दन के साथ सारिका ने रोहन को देखा और एक भयानक, अस्वाभाविक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रोहन डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सारिका ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी कस थी कि रोहन की सांसें रुकने लगी। घबराकर उसने पूरी ताकत से सारिका को धक्का दिया और सारिका का सिर बेड के कोने से टकराया। धप, उसके माथे से खून निकलने लगा और वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। सारिका, ये क्या हो गया तुम्हें? रोहन की चीख सुनकर परिवार दौड़ता हुआ कमरे में आया। सारिका के माथे से तेज खून बह रहा था, तो सब उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। चोट थोड़ी गहरी थी, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने बैंडेज कर दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई रोहन, सारिका को चोट लगी कैसे? कहीं तुम दोनों में बहस तो नहीं हुई? तुमने धक्का तो नहीं दिया? नहीं, मैं तो बाथरूम से बाहर आया तो सारिका पहले से ही गिरी हुई थी। मैं घबरा गया, कुछ समझ नहीं आया, फिर आप लोग आ गए। डर और शर्म से रोहन ने सच किसी को नहीं बताया कि वो डर कर सारिका को धक्का दे बैठा था। थोड़ी देर बाद सारिका को होश आया। सब उससे मिलने अंदर गए, लेकिन रोहन की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। रोहन, तुम भी जाकर देखाओ, तुमसे मिलकर उसे अच्छा लगेगा। हाँ माँ। रोहन धीमे कदमों से कमरे में गया। सारिका आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे देख उसका दिल भारी हो गया। वो उसके पास बैठा, धीरे से उसके माथे को छुआ, उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक सारिका ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। रोहन का दिल दहल गया। सारिका ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद थी। चेहरे पर एक मृत दानवी मुस्कान उभर आई। वो रोहन को घूरते हुए मुस्कुराई। क्या हुआ, डर गए? ये तो बस शुरुआत है।
बदला तो अभी बाकी है।